हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम NCERT MCQ सीरीज जो क्लास 6 to 10 चैप्टर वाइज बनाई गई है, उसकी कक्षा 9 की पुस्तक भूगोल की पुस्तक समकालीन भारत का MCQ करेंगे, जो DSSB और EMRS के TGT सोशल साइंस के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारी NCERT भूगोल की पुस्तक, जिसका पहले चैप्टर का नाम है भारत आकार और स्थिति। पहला प्रश्न है, अक्षांशीय दृष्टि से भारत कहाँ पर स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, भारत का सबसे दक्षिणी सिरा कौन सा है? तो वह इंदिरा पॉइंट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत का कुल क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वह 7वां। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? तो दक्षिणी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उस राज्य का नाम बताओ जो अंतरराष्ट्रीय सीमा और समुद्र को स्पर्श नहीं करती। मध्य प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत के दक्षिण में स्थित द्वीपीय देश कौन सा है? तो वह मालदीव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सुएज नहर कब बनी थी? तो 1869 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मिजोरम की राजधानी कौन सी है? तो वह आइजोल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वह गोवा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वह राजस्थान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 1869 ईस्वी में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच कितनी दूरी कम हुई? 7000 किलोमीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उत्तर से दक्षिण तक भारत के मुख्य भूभाग की लंबाई कितनी है? तो 3214 किलोमीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्राचीन काल में भारत से विभिन्न देशों से क्या क्या ले जाया जा सकता था? तो उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में कौन सा द्वीपीय देश स्थित है? तो मालदीव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? तो अंडमान निकोबार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से गुजरती है? राजस्थान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो वह पाक जल संधि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो 2.4%। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, भारत का भौतिक स्वरूप। पहला प्रश्न है, प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत से पृथ्वी की ऊपरी परपटी कैसी बनी है? तो 7 बड़ी और कुछ छोटी प्लेटों से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, पृथ्वी की प्लेटों के अंदर तथा ऊपर स्थित महाद्वीपीय शैलों में दबाव किस कारण उत्पन्न होता है? प्लेटों की स्थिति के कारण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होने के क्या परिणाम हैं? तो उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भूपरपटी की प्लेटों की गतियों से किसका निर्माण होता है? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत में पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीन भाग कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय पठार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गोंडवाना भूमि का हिस्सा नहीं था? तो वह उत्तरी अमेरिका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी श्रृंखला है? तो वह हिमालय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो वह हिमालय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो वह कंचनजुंगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला क्या कहलाती है? तो शिवालिक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हिमालय की सबसे उत्तरी और ऊंची श्रृंखला कौन सी है? तो वह हिमाद्री। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसका निर्माण संपीड़ित तथा पीड़ित शैलों से हुआ है? तो वह हिमाचल का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सतलुज और काली नदियों के बीच का हिमालय का भाग किस नाम से जाना जाता है? तो वह कुमायूं हिमालय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, पूर्वांचल की पहाड़ियां कौन सी है? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, उत्तरी मैदान का निर्माण किस नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से हुआ है? तो उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो वह उत्तरी मैदान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बाढ़ वाले मैदान तथा युवन निक्षेप क्या कहलाते हैं? खादर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो वह अनाईमुड़ी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रायद्वीपीय पठार की मृदा किस प्रकार की होती है? तो वह काली।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दक्कन ट्रैप किस नाम से जाना जाता है? प्रायद्वीपीय पठार के नाम से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लूनी नदी कहाँ की सबसे बड़ी नदी है? तो वह भारतीय मरुस्थल की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान का उत्तरी भाग क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है कोंकण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मालाबार तट पश्चिमी तटीय मैदान का कौन सा भाग है? तो वह दक्षिणी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी कहाँ की सबसे बड़ी नदियां हैं? तो वह तटीय मैदान की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य में चिल्का झील स्थित है? तो वह उड़ीसा में। अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। लक्षद्वीप, मिनिकॉय और एमिन द्वीप किसके भाग माने जाते हैं? तो लक्षद्वीप समूह के। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है कवारारत्ती में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो वह बैरन द्वीप पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देश के अन्न भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तरी मैदान में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूर्वी तटीय मैदान का उत्तरी भाग क्या कहलाता है? उत्तरी सरकार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूर्वी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? कोरोमंडल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह द्वीप कौन सा है जहाँ मनुष्य का निवास तो नहीं है परंतु एक पक्षी अभयारण्य है? तो वह पिटली द्वीप। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर। अपवाह। पहला प्रश्न है। अपवाह शब्द किस क्षेत्र के कौन से लक्षण को व्यक्त करता है? तो वह है नदी तंत्र को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी नदी तंत्र का निकास कहाँ होता है? तो उपरोक्त सभी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं? तो वह अपवाह द्रोणी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करने वाली उच्च भूमि क्या कहलाती है? जल विभाजन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी कौन से देश में है? मिस्र में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस नदी की है? तो वह है नील नदी की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के अपवाह तंत्र को नियंत्रित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? तो वह भौगोलिक आकृतियां। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिमालय की अधिकतर नदियां डैश है? बारहमासी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हिमालय की दो मुख्य नदियां कौन सी है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी नदी द्रोणी कौन सी नदी की है? तो वह गंगा की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिमालय की प्रमुख नदियों ने पर्वतों को काटकर किन भू आकारों का निर्माण किया? वे कहलाते हैं गार्ज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2500 किलोमीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गंगा नदी की मुख्य धारा कौन सी है? तो वह अलकनंदा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अलकनंदा तथा भगीरथी किस स्थान पर मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? तो वह देवप्रयाग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगोत्री में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन कौन सी प्रायद्वीपीय नदियां गर्त में से होकर बहती हैं? तो नर्मदा, तापी दोनों है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नर्मदा और तापी नदियां समुद्र में गिरने से पहले कौन सी भूआकृति बनाती है? उसे कहते हैं ज्वारनद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक अपवाह किस प्रकार का प्रतिरूप हो सकता है? तो उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब सहायक नदियां मुख्य नदी से समकोण पर मिलती है तो किस अपवाह प्रतिरूपण का निर्माण होता है? तो वह जालीनुमा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रबल संधि शैली भूभाग विकसित करने वाला कौन सा अपवाह प्रतिरूप है? तो वह आयताकार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नदी तीर अपरदन क्रिया कहाँ करती है? तो वो करती है ऊपरी भाग में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नदी द्वारा बनाई गई भू आकृति कौन सी होती है? तो उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नदी द्वारा अपने नीचे भाग में बनाया गया महत्वपूर्ण भू आकार कौन सा है? तो वह डेल्टा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां कैसी हैं? तो वह मौसमी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी विशेषता उन्हें हिमालय की नदियों से अलग करती है? तो वे करते हैं उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां कहाँ से निकलती है? पश्चिमी घाट से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां किस ओर बहती है? बंगाल की खाड़ी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी नदी और उसकी सहायक नदियों को क्या कहा जाता है? नदी तंत्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल किस झील के निकट है? तो वह मानसरोवर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंधु जल संधि समझौता संधि के अनुसार भारत इसके जल का कितना भाग उपयोग कर सकता है? 20%। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर जिसका नाम है जलवायु। पहला प्रश्न है। भारत की जलवायु को क्या कहा जाता है? मानसूनी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गर्मियों में राजस्थान के मौसम मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान लगभग कितने डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है? 50 डिग्री। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर्दियों में जम्मू कश्मीर में रात का तापमान कितने डिग्री तक पहुंच जाता है?
-45 डिग्री। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किन स्थानों में रात और दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है? तो है थार का मरुस्थल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किन स्थानों में रात और दिन के तापमान में बहुत कम अंतर होता है? तो केरल और अंडमान निकोबार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हिमालय में वर्षण किस रूप में होता है? तो वे होता है हिम के रूप में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मेघालय में कितने सेंटीमीटर तक वर्षा होती है? 400 सेंटीमीटर तक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में वर्षा कितने सेंटीमीटर तक होती है? 10 सेंटीमीटर तक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देश के अधिकतर भागों में कौन से महीने में वर्षा होती है? तो जून से सितंबर तक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तमिलनाडु के तट पर अधिकतर वर्षा किस महीने में होती है? तो अक्टूबर एवं नवंबर में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किन क्षेत्रों के तापमान में कम अंतर होता है? तो वह होता है तटीय मैदान में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किन क्षेत्रों के तापमान में अधिक अंतर होता है? तो वह होता है आंतरिक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक कौन से हैं? तो उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तापमान विषुवत से ध्रुवों की ओर सामान्यतः होता है, घट जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता डैश होती है, तो घट जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कर्क रेखा देश के मध्य भाग पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में कहां से होकर गुजरती है? तो मिजोरम में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग कितना रहता है? तो 1 और 2। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप की किस ओर से प्रवेश करता है? दक्षिण से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उत्तरी प्रायद्वीपीय भारत से मानसून कब पीछे हटता है? अक्टूबर महीने में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, शीत ऋतु का समय काल क्या है? नवंबर से फरवरी तक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर डैश होता है, घट जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ग्रीष्म ऋतु का समय काल क्या है? मार्च से मई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान लगभग होता है 38 डिग्री सेल्सियस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो वह मौसिनराम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मानसून की वापसी किस महीने में होती है? वह अक्टूबर महीने में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात भारत के किन भागों में विनाश करते हैं? पूर्वी तटों पर। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। पहला प्रश्न है, अक्षर वनस्पति का क्या अर्थ होता है? अपने आप पैदा होना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, धरातल से क्या अभिप्राय है? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, वन्य प्राणियों को आश्रय कहाँ मिलता है? तो उपरोक्त सभी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उपजाऊ भूमि पर क्या कार्य संभव है? कृषि करना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? अधिक वर्षा वाले भागों और मैदानी भागों में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? पर्वतों की ढलानों में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किसी स्थान का तापमान वहां की जलवायु पर किस प्रकार निर्भर करता है? वायु की नमी पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सूर्य का प्रकाश किस पर निर्भर करता है? 1 और 3 पर। समुद्र तल से ऊंचाई और ऋतु पर निर्भर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सघन वन कहाँ पाए जाते हैं? अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल कितनी प्रतिशत है? तो 21.05%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, वनस्पति के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो उपरोक्त सभी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है? तो 200 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में वृक्षों की ऊंचाई कितने मीटर होती है? 60 मीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देशज किसे कहते हैं? जो मूल रूप से भारतीय हों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्षेत्र में कितने सेंटीमीटर से कितने सेंटीमीटर तक वर्षा होती है? तो 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, विदेशज किसे कहते हैं? जो मूल रूप से विदेशी हों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, वनस्पति जगत शब्द का क्या अर्थ है? पौधों की उत्पत्ति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिन क्षेत्र में वर्षा कम होती है वहां किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो कटीले और झाड़ीदार दोनों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मैंग्रोव वन किस प्रकार के होते हैं? पानी में डूबी जड़ें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में किस तरह के वृक्ष पाए जाते हैं? सुंदर वृक्ष।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत में मछलियों की कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती है? 2546। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, पादप उद्यानों के लिए वित्तीय सहायता योजना कब बनाई गई? 1992 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जीव संपत्ति की रक्षा के लिए कितने नेशनल पार्क बनाए गए हैं? तो 89। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में वृक्षों की पत्तियां कितने समय तक गिर जाती है? तो 6 से 8 सप्ताह में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो 1000 मीटर से 2000 मीटर तक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत में वन्य जीवों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? 90,000। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, जिसका नाम है जनसंख्या। पहला प्रश्न है, जन्म दर में गिरावट कब आनी शुरू हुई? 1981 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन, वर्तमान में भारत। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चला जाना क्या कहलाता है? अप्रवास। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत में कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य करता है? 64%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, शुद्ध पीने का पानी तथा मूल स्वास्थ्य रक्षा सुविधा ग्रामीण जनसंख्या में कितने प्रतिशत लोगों को उपलब्ध है? 1/3 भाग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किशोर प्राय कितने वर्ष की आयु वर्ग के होते हैं? 10 से 19 वर्ष। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत में सबसे पहले जनसंख्या गणना कब की गई थी? 1872 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मार्च 2001 तक भारत की जनसंख्या कितनी थी? 10,280 लाख। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जनगणना कितने समय के अंतराल में होती है? तो 10 वर्ष के। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 2001 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है? वह उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का कितने प्रतिशत हिस्सा निवास करता है? तो 16%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वह राजस्थान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की मुख्य प्रक्रिया कौन सी है? तो उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति में जितने बच्चों का जन्म होता है उसे क्या कहते हैं? जन्म दर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जन्म दर में मृत्यु दर में काफी बड़ा अंतर कब दर्ज किया गया? 1980 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत में अधिकतर प्रवास किस क्षेत्र में होता है? ग्रामीणों से शहरी क्षेत्रों में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सा कारक प्रभावी है? अपकर्षण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों और नगरों की जनसंख्या में क्या प्रभाव पड़ता है? जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किसी राष्ट्र की आबादी को किन वर्गों में बांटा गया है? तो उपरोक्त सभी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जनसंख्या के आश्रित अनुपात को क्या प्रभावित करता है? तो बच्चों एवं वृद्धों की जनसंख्या। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रति डैश पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं? 1000। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किस राज्य में पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे अधिक 1058 है? तो है केरल में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? 64.84%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत सरकार ने व्यापक परिवहन नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ किया था? 1952 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, राष्ट्रीय जनसंख्या 2000 का क्या उद्देश्य है? तो उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत में 2001 में महिलाओं की साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी? 53.67%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 2001 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 324 वर्ग किलोमीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति में मरने वालों की संख्या कहलाती है मृत्यु दर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा अंतिम प्रश्न है, भारत की जनसंख्या में वृद्धि दर का मुख्य कारण क्या है? तो मृत्यु दर में तेज गिरावट। तो दोस्तों ये थी हमारी एनसीईआरटी क्लास 9th की भूगोल की पुस्तक। ऐसी और भी एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज की लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। इसके साथ ही अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।